राम राम मेरे प्यारे मोड़ा मोड़ियों विद्यार्थियों, हम आपके सामने लेके आ गए हैं 3 अक्टूबर का करंट अफेयर्स। अच्छे से पढ़िए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि किस देश की दासोल्ट एविएशन कंपनी भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी। दासोल्ट एविएशन कंपनी किस देश की कंपनी है जो भारत में अपनी सहायक कंपनी यानी अपनी ब्रांच खोलने वाली है। तो आपको पता है कि इंडिया ने फ्रांस से एक विमान खरीदने का नाम सुना होगा आपने, राफेल। राफेल हमने बहुत सारे राफेल फ्रांस से खरीदे हैं जो लड़ाकू विमान है। अब जो हमने खरीद लिए हैं, अगर मान लो विमान बिगड़ जाए, खराब हो जाए, कुछ दिक्कत आ जाए तो उनको सुधरवाने के अपन फ्रांस जाएंगे का। इसलिए हमने ये जो हमारी दासोल्ट कंपनी है ना, उसने भारत में ये अपनी एक सहायक कंपनी खोल दी है जिसका काम क्या होगा, वो उन हवाई जहाजों को सुधार। इसका सही आंसर क्या है, फ्रांस की कंपनी है दासोल्ट। देखिए, फ्रांस की दासोल्ट एविएशन ने भारत में दासोल्ट एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर्स एंड ओवरहॉल इंडिया, इसका शॉर्ट में नाम है DAMROI, की स्थापना करने की घोषणा की है। ये क्या करेगी, एविएशन मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल। इससे भारतीय वायुसेना में फ्रांसीसी मूल के लड़ाकू विमानों की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल सहायता प्राप्त करने के लिए शुरू किया गया है। जो हमने विमान खरीदे हैं राफेल, उनके लिए यह विशेष रूप से इसकी सैन्य गतिविधियों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल के लिए समर्पित होगी। अगर हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस आप जानते हैं ये फ्रांस देश है यूरोप का, इसके पास में ये इंग्लैंड है। फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करता है कौन, इंग्लिश चैनल। और फ्रांस की मुद्रा है यूरो। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं एमेनुअल मैक्रो, आपने नाम सुना होगा। अगर फ्रांस से कुछ करंट अफेयर्स की बात करें तो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर किया जाने वाला है, फ्रांस में किए जाने वाला है। और गर्भपात को वैध करने वाला ये पहला देश है। अगर आपके गर्भ में किसी बच्चे को आप नहीं चाहते हैं तो गर्भपात को एक कानूनी रूप दे दिया। UPI अपनाने वाला ये पहला यूरोपीय देश बन गया है और ISA का उपाध्यक्ष है फ्रांस। चलिए हम बात करते हैं परिवर्तन बैच की। परिवर्तन बैच ये RRB NTPC जो आपका आने वाला एग्जाम है, बहुत ही कम पैसे में मात्र 4499 में हम तैयारी करवा रहे हैं, कंप्लीट सिलेबस। और आप चाहते हैं कि आप RRB NTPC क्वालिफाई करें तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें जो है जीनियस कोचिंग क्लासेस। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, जाइए क्लिक करिए और पहले डेमो क्लास लें और परचेज करें। देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी AIFA का नाम सुना है ना, बहुत बड़ा फिल्म महोत्सव होता है, विभिन्न प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। कल भी मैंने ये क्वेश्चन आपको पढ़ाया था। महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, अमेरिका, UAE, रूस या अजरबैजान। तो UAE संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी AIFA महोत्सव 2024 का आयोजन 27-29 सितंबर को एतिहाद एरिना यासदीप आबू धाबी, ये 2-3-4 देश मिलकर क्या बनाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात बनाते हैं। इसकी शुरुआत 2000 में हुई है AIFA की, और AIFA का ये 24वां संस्करण है। साथ में AIFA का जो 25वां संस्करण होगा वो 2025 में होगा और कहाँ पर होगा, जयपुर में आयोजित होगा। ये AIFA इस तरीके का मोनो रहता है AIFA का। हम बात कर रहे हैं कि ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है, UAE में हो रहा है। तो आप देखिए ये हमारा इंडिया है और इंडिया से हम जाते हैं ये फारस की खाड़ी, ये पूरे जो देश हैं ये कहलाते हैं UAE संयुक्त अरब अमीरात। इसमें बहुत सारे देश मिलते हैं। इसकी राजधानी क्या है, आबू धाबी है। इसकी मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, दिरहम से कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ये याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन भी कहाँ हो रहा है, दुबई में। दुबई भी UAE का हिस्सा है। विश्व की पहली हवाई टैक्सी समझ रहे हो, हवा में चलेबल टैक्सी भी कहाँ शुरुआत हुई है, दुबई में। IIT मद्रास का नया ब्रांच अबू धाबी में खोला है। IIT मद्रास ने अपना ब्रांच खोला है अबू धाबी में। महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन भी कहां पर होगा, दुबई में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये अपने आप में गर्व का विषय है, किसी मुस्लिम देश में मंदिर का निर्माण। मोदी जी इसके लिए तारीफ के काबिल हैं। मोदी जी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी है, वो भी दुबई में रखी है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यटन दिवस 2024 इस वर्ष की थीम किसके साथ मनाया जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस 2024
किस थीम के साथ मनाया जाएगा? तो आपको पता है विश्व पर्यटन स्वास्थ्य दिवस, ये पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस मैंने कल बताया था आपको, ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? पर्यटन और शांति थीम के साथ विश्व पर्यटन दिवस 2024 मनाया जाएगा। तो याद रखिए कि ये 2024 में कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 1970 में संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अब स्पेन में अपने 30 सत्र में इस एक दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यूएनओ ने साल सितंबर 1979 के अंत में विश्व पर्यटन दिवस शुरू करने का निर्णय लिया था और पहली बार 27 सितंबर 1980 को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया था। यानी कि 1980 से हम 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते चले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल में ही जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? ये मैंने आपको लगातार 3-4 दिन से सूचकांक पढ़ा रहा हूं। हालांकि ये नवाचार वाला सूचकांक पहले हम 40वें नंबर पे थे, अब हम 39वें नंबर पे 1 नंबर की हमने ग्रोथ कर दी है। तो मैंने जो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो 40वां था, ये इस अपडेट हो गया और नया आ गया है। तो देखिए सही क्या कह रहे हैं कि 2024 वैश्विक नवाचार सूचकांक GII ने भारत की रैंकिंग में 1 पायदान की वृद्धि करके 39 हो गई है। 2023 का मैंने कल पढ़ाया था आपको, 2023 संस्करण में ये कितनी थी? 40 भी थी। ठीक है, और इसको जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। ये इसका 17वां एडिशन है, इससे पहले ये 16 और कर चुका था। अगर बात करूं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की तो इसका ये कहां पर इसके द्वारा जो जारी किया गया नवाचार सूचकांक में टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड और स्वीडन और अमेरिका, ये टॉप 3 हैं। और सबसे लास्ट पायदान पे कौन है? वो है अंगोला देश। कौन सा? 133वें नंबर पे अंगोला है। और हमारा स्थान कौन सा है? 39वां है। हमने कहा WIPO, जिसे हम कह सकते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई है? 1967 में हुई है। संयुक्त राष्ट्र का विशेष एजेंसी के रूप में कार्य करता है। ये यूएनओ की एक एजेंसी है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और महानिदेशक हैं कौन? डैरेन टैंग। और इसके कुल सदस्य हैं 193 देश। जो यूएनओ के सदस्य हैं वो ही इसके सदस्य हैं। बात करते हैं हमारे और इंडेक्स हैं और सूचकांक जो मैंने आपसे कल भी इनके साझा किए थे आपके साथ, आज मैं फिर आपके लिए बता रहा हूं कि हैप्पीनेस इंडेक्स, खुश रहने के मामले में टॉप पर फिनलैंड है और इंडिया है 126वें नंबर पे। भाई लोग खुश रहा करो, टेंशन मत लो, सबको एक दिन मर जाना है। इस जीवन को बिंदास तरीके से जियो जिससे हमारी ये रैंकिंग भी सुधर सके। ग्लोबल पीस इंडेक्स, शांति, लड़ाई झगड़ा मत करो, क्या रखा है? खुश रहो, शांत रहो। इस मामले में टॉप पर आइसलैंड और हम 116वें नंबर पे, हम शांत भी नहीं हैं। और जेंडर गैप रिपोर्ट, आप जानते हैं कि महिला पुरुष लिंग भेद की बात करें तो हम 129वें नंबर पर हैं और आइसलैंड टॉप पर है। हम कह रहे थे करप्शन इंडेक्स, तो इसमें तो आप जान रहे हो कि भाई हम जो है 93वें नंबर पे हैं दुनिया में। और सोमालिया में सबसे ज्यादा करप्शन होता है। टॉप पे कौन है? सोमालिया है। ठीक है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स की बात करें तो 38वें नंबर पे इंडिया है और टॉप पर है सिंगापुर। और प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 की बात करें तो टॉप पर है नॉर्वे और हम हैं 159वें नंबर पर। ये मैं आपको लगातार 3-4 बार पढ़ा चुका हूं। ये इंडेक्स हैं, अच्छे से याद कर लेना, ये पेपर में एक ना एक दिन एक ना एक आ ही जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इंडियन केमिकल काउंसिल ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सही आंसर क्या है? श्री दीपक मेहता, प्रत्याशा रे, प्रभा वर्मा या शक्तिकांत दास। सही इसका आंसर है श्री दीपक सी मेहता। ये है हमारे दीपक सी मेहता, डॉक्टर दीपक सी मेहता, जो क्या बनाए गए हैं? इंडियन केमिकल काउंसिल यानी ICC के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 इनको मिला है। दीपक सी मेहता को ICC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। दीपक नाइट्रेट लिमिटेड के चेयरमैन और MD दीपक सी मेहता को भारत में रासायनिक विनिर्माण क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मुंबई में सम्मानित किया गया, क्योंकि केमिकल मतलब रसायन। यह पुरस्कार मेहता द्वारा जिम्मेदार रासायनिक विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इसमें टिकाऊ प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दीपक नाइट्राइड रसायन मध्यवर्ती क्षेत्र में अग्रणी कंपनी है। तो भैया दीपक सी
मेहता को आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 मिल गया है। अगर आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी जीडी जो आने वाली परीक्षा है, तो आप हमारा कोर्स परचेस करें। बैच का नाम है योद्धा बैच। चाहें हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें जीनियस कोचिंग क्लासेस प्ले स्टोर पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अच्छा लगे तो पढ़िए। देखते हैं अगला 6वां क्वेश्चन। हाल में ही किस लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए एफआईटी का अध्यक्ष चुना है? एफआईटी मतलब क्या होता है? विश्व हॉकी संघ। जैसा तैयब इकराम, थॉमस बाक, ज्ञानी इन्फेंटो। तो सही आंसर क्या है? तैयब इकराम को बनाया गया है क्या? FIH यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संगठन FIH, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में है। ये कब बनाया गया था? तो 7 जनवरी 1924 को। और इसके अध्यक्ष हैं तैयब इकराम, जो इस बार बन चुके हैं। 7वें प्रश्न की बात करते हैं। हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने कहां समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित किया है? समिट ऑफ फ्यूचर को संबोधित कहां किया है? तो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में किया है। अभी मोदी जी अमेरिका गए थे ना, तो प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में मोदी एंड US कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को, प्रवासी मतलब जो हमारे भारत के लोग वहां पर रहते हैं, उन्होंने कहा कि अपना नमस्ते भी मल्टीनेशनल हो गया है। जो हम नमस्ते करते हैं अभी केवल भारत में नहीं रहा, ये भी मल्टीनेशनल हो गया है, लोकल से ग्लोबल हो चुका है, ये ऐसा भी इन्होंने कहा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। किस देश के क्रिकेटर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये साकिब अल हसन है। ये किस देश के हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो ये भैया कहाँ के हैं? ये बांग्लादेश के हैं। कहाँ के हैं? बांग्लादेश के। बांग्लादेश के ऑलराउंडर साकिब अल हसन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। वह मीरपुर में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू श्रृंखला के बाद टेस्ट क्रिकेट में संन्यास ले लेंगे। और साकिब ने T20 अंतर्राष्ट्रीय से भी तत्काल संन्यास लेने की पुष्टि की है। साकिब विश्व क्रिकेट के बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटरों में से एक थे। आपने नाम सुना होगा, इनका मैच देखा होगा। और बात करें बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाड़ी थे, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये हमारा बांग्लादेश है। आप देखिए बांग्लादेश में बहुत बड़ी उथल पुथल थी, आपको पता ही है। वहाँ की प्रधानमंत्री को भागना पड़ा है और राष्ट्रपति को। मुद्रा बांग्लादेश का टका चलती है और राष्ट्रपति बन गए हैं आप कौन? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के आधिकारिक नाम पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश रखा गया है। बांग्लादेश में 98% से अधिक लोग बंगाली भाषा बोलते हैं, जो यहाँ की आधिकारिक भाषा है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला, जो हमारे किसने लिखा है? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और क्या आपको पता है कि सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा सदाबहार वन जो हमारे पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में फैला है, जिसका 40% हिस्सा भारत में है और 60% कायम है बंगाल। सुंदरबन में सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं, मैंग्रोव, खारे पानी में पैदा होने वाले वृक्ष, और यहाँ पर बंगाल टाइगर भी पाया जाता है। ठीक है, बता दें बांग्लादेश को कॉक्स बाजार बेच दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। ठीक है, अगला प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। टाटा स्टील ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस चालू की है? तो गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर इसका क्या है? उड़ीसा। ब्लास्ट फर्नेस एक रिएक्टर है, एक रिएक्टर जिसका उपयोग लोहा और इस्पात उद्योग में किया जाता है। ये लोहे उसको पिघलते हुए लोहे में बदल देता है। क्या है भैया ये ब्लास्ट फर्नेस? जैसे हम जमीन से निकालते हैं लोहा, अब लोहा शुद्ध फॉर्म में तो आता नहीं है, पत्थर वगैरह आते हैं लोहे के, तो उन्हें क्या कहते हैं? लोहे का अयस्क। जब कोई धातु किसी पत्थर में अधिक होती है उसे लोहे का अयस्क कहा जाता है। जैसे कि हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये क्या है? लोहे के अयस्क। इनको सीधा फैक्ट्री में जाके गर्म करते हैं और उनको पिघला करके क्या बना देते हैं? लोहा। और गंदगी अलग कर देते हैं, लोहा अलग कर देते हैं। तो ये एक रिएक्टर होता है, इसका नाम क्या होता है? ब्लास्ट फर्नेस। चालू किया है कहाँ पर किया? उड़ीसा में। टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में भारत का सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस का उद्घाटन किया, जिससे इसकी उत्पादन क्षमता 3 MTPA से बढ़कर 8 MPTA उसका मात्रक है। इसे कुल 27,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ। 27,000 करोड़ लगे हैं इसमें। नई सुविधा में ऊर्जा दक्षता, स्थिरता, कार्बन फुटप्रिंट में कमी के लिए उन्नत तकनीकों का भी शामिल किया गया है। अगर उड़ीसा राज्य की बात करें तो उड़ीसा राज्य की राजधानी क्या है? इस उड़ीसा राज्य हमारा तटवर्ती राज्य है, राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, राज्यपाल रघुवर दास हैं। नेशनल पार्क भितरकनिका, सिमलीपाल यहाँ पर फेमस हैं, और चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील भारत की
करंट अफेयर्स की बात करें उड़ीसा में, तो उड़ीसा के मनकड़िया समुदाय को हाल में ही विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा चुका हूं आपको, मनकड़िया आदिवासी समुदाय जिसको विशेष आदिवासी समुदाय का दर्जा मिला है। भारत का पहला सिलिकॉन कार्बाइड सुविधा का उद्घाटन भी उड़ीसा में ही हुआ है। भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम उड़ीसा में खोला गया है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म, अगर जब उनका पीरियड आ रहा हो उस समय के 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। ये ऐसा राज्य कौन सा बना है? उड़ीसा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं का दौरा किया। अभी चर्चाओं में रहा कि उदयगिरी गुफाओं में गई थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वो कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा के प्रसिद्ध कटक रूपा ताराकाशी सिल्वा फिलीग्राफी में जीआई टैग अर्जित किया। जीआई टैग का मतलब होता है भौतिक संकेत। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस मंत्री ने फैशन वेब पोर्टल परिधि 24x25 को लॉन्च किया है? किस मंत्री ने ये फैशन वेब पोर्टल, एक पोर्टल का उद्घाटन किया है जिसका नाम है परिधि 24x25। ये किसने किया है? तो ये किया है गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह हमारे जो है मंत्री हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने फैशन ट्रेड पूर्वानुमान में भारत का वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के उद्देश्य से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टैक्सोनॉमी ई बुक के साथ में है ना विजुअल नेक के द्विभाषी वेब पोर्टल परिधि 24x25 का शुभारंभ किया है। बेगूसराय में राष्ट्रीय प्रसारण प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया, जिसमें प्रतिभागियों को सिलाई और परिधान निर्माण कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। मतलब नए नए कपड़े, नए नए डिजाइन के कपड़े, फैशन डिजाइन के लिए एक लॉन्च किया है वेब पोर्टल। तो ये हमारा आज का करंट अफेयर्स था। अच्छे से पढ़िए, इनको लिखिए, नोट करिए इन सभी प्रश्नों को, और अगर अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। और करंट अफेयर्स के बिना आप कोई एग्जाम तो क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे, इसलिए इनमें कतई कोताही ना बरतें। आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद।